जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है अहंकार। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। मेघा नम आंखों से अपने पति का बैग पैक कर रही थी। उसकी बेटी 15 दिनों की हो चुकी थी और अब उसका पति विवेक वापस अपनी जॉब लोकेशन पर जा रहा था क्योंकि उसकी छुट्टियां खत्म हो गई थी। मेघा शादी के बाद से एक बार भी अपने पति के साथ उसकी जॉब लोकेशन पर नहीं गई थी। बीच बीच में विवेक ही उससे मिलने के लिए आता रहता था। इसी बीच मेघा प्रेग्नेंट हुई। तब तो सास ने उसकी देखभाल का बहाना बनाकर उसे अपने पास ही रोक लिया था। अब वह सोच रही थी कि बच्ची के जन्म के बाद वह पति के पास चली जाएगी, लेकिन बच्ची छोटी है और उसका ध्यान वहां पर कोई नहीं रख पाएगा। ऐसा कहकर उसकी सास ने उसे फिर से घर में ही रोक लिया था। उसकी जेठानी भी मायके जाकर बैठ गई थी क्योंकि सास ने बड़ी बहू को परेशान किया था, तो लड़ झगड़ कर वह साल भर से मायके में ही पड़ी हुई थी। इधर उसके जेठ जी भी पत्नी को मनाने की कोशिश नहीं करते थे और सास भी बहू को बुलाती नहीं थी। मेघा सोचती थी कि जेठानी आ जाएगी तो वह घर संभाल लेगी और वह अपने पति के पास चली जाएगी, लेकिन सास तो छोटी बहू से काम करवा कर ही खुश हो जाती थी। विवेक अपनी पत्नी का खर्च और घर का खर्च अपनी माँ को ही देकर जाता था। शुरुआत में तो मेघा को रुपयों की कुछ खास जरूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि उसके पास शादी के बाद का बहुत सारा नया सामान पड़ा हुआ था और शगुन के कुछ रुपये भी थे। लेकिन अब वह माँ बन गई थी, तो जब विवेक जाने लगा तो उसने अपने पति से कहा कि मुझे भी कुछ रुपये दे दो। जब भी मैं मम्मी जी से कुछ रुपये मांगती हूँ तो वह इनकार कर देती है। विवेक कहने लगा कि अब मम्मी इनकार नहीं करेंगी क्योंकि उन्हें पता है ना कि तुम्हारे पास एक छोटी गुड़िया है और तुम्हारी जरूरतें पहले से ज्यादा बढ़ गई है। तुम चिंता मत करो, मैंने माँ को कह दिया है, वह तुम्हें रुपये दे देंगी। मेघा मन ही मन सोचने लगी कि मैं जिंदगी भर मम्मी जी से भीख ही मांगती रहूं क्या। विवेक उसे चुप देखकर कहने लगा, अरे यार अभी तुम्हें रुपये क्यों चाहिए, मम्मी सारा खर्च संभाल रही है ना। मैंने उन्हें 35,000 रुपये दे दिए हैं। तुम्हें जो चाहिए मम्मी से कह देना। अभी तुम्हारे लिए मेरे पास रुपये नहीं है क्योंकि सारे रुपये मैं मम्मी को दे चुका हूँ। फिर मेघा कुछ नहीं बोली और सोचने लगी, चलो ठीक है, इस बार विवेक ने बोल दिया है तो मम्मी जी शायद जरूरत पड़ने पर रुपये दे दे। 15 दिनों के बाद एक दिन अचानक ही उसकी बेटी की तबीयत खराब हो गई। सुबह से वह देख रही थी, शाम तक उसका बुखार बढ़ने लगा था, तो उसने अपनी सास के पास जाकर कहा, मम्मी जी गुड़िया की तबीयत बिगड़ रही है, मुझे 2,000 रुपये दे दीजिए ताकि मैं डॉक्टर के पास जाकर इसे दिखा सकूं। उसकी सास ने इनकार करते हुए कहा, बहू बच्चे तो बीमार पड़ते ही रहते हैं, वैसे भी तुम्हारे पति ने खर्च के लिए जो रुपये दिए थे वह खत्म हो गए हैं। अब अगले महीने तक इंतजार करो, जब रुपये आएंगे तभी तुम्हें रुपये दे पाऊंगी ना। वह हैरान रह गई और कहने लगी, मम्मी जी गुड़िया को दवाइयों की जरूरत है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, अगर उसका बुखार बढ़ गया तो मैं क्या करूंगी। वह कहने लगी, अरे बच्चों को कुछ नहीं होता है, तुम बस उसे दूध पिलाओ और गीली पानी की पट्टियां सर पर रखती रहो, फिर यह जल्दी ही ठीक हो जाएगी। मेघा बहुत घबरा गई थी। उसने विवेक को फोन लगाया, लेकिन उसका फोन लग नहीं रहा था। शायद वह किसी मीटिंग में था और फोन बंद करके बैठा हुआ था। अब शर्म लिहाज छोड़कर वह अपने जेठ जी के कमरे के पास गई और दरवाजे पर दस्तक देते हुए बोली, भैया मुझे कुछ रुपयों की जरूरत है। उसके जेठ जी गुस्से में कहने लगे कि मेरे पास कोई रुपये नहीं है। उसकी आंखों में आंसू आने लगे। फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और कहने लगी, भैया गुड़िया की तबीयत खराब है, अम्मा जी भी रुपये नहीं दे रही है, मुझे इसे डॉक्टर के पास लेकर जाना है। उसके जेठ जी ने गुस्से में कहा कि मेरे पास तुम्हारे जैसे मुफ्तखोरों के लिए रुपये नहीं है, अपने पति को बोलो, वह तो वहां पर बिना कोई जिम्मेदारी उठाए आराम से रहता है और अपनी बीवी बच्ची को उसने मेरे ऊपर छोड़ दिया है। मेघा स्तब्ध सी खड़ी रह गई। अब उसने कुछ नहीं बोला और तुरंत ही वह पड़ोसन के घर चली गई और वहां जाकर मदद मांगने लगी।
वह रोते हुए बोली कि आप लोग मेरी बच्ची को बचाने के लिए मेरी मदद कर दीजिए। मेरे पति जब घर वापस आएंगे तो मैं आप लोगों को रुपये वापस कर दूंगी। पड़ोसन का दिल बहुत बड़ा था। उसने उसे आंगन में पड़ी चारपाई पर बिठाया और कहने लगी, तुम पहले पानी पियो। फिर उसने गुड़िया का माथा छूकर देखा जो कि बुखार से तप रहा था। वह अपने पति से बोली कि चलिए हम इसे अस्पताल लेकर चलते हैं। फिर वह दोनों पति पत्नी मिलकर ऑटो बुलाकर ले आए और तुरंत ही गुड़िया को लेकर अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने तो गुड़िया की हालत देखते ही तुरंत ही उसे अस्पताल में एडमिट कर लिया। अब तो मेघा और भी ज्यादा परेशान हो गई। फिर उसने अस्पताल से ही अपने पति को फोन लगाया। जब उसे सारी बातें पता चली तो वह हैरान रह गया। उसने घर पर फोन करके अपनी माँ को सब कुछ बताया। तब इधर से जेठ और सास दौड़ते हुए अस्पताल पहुंचे। उस समय भी वह लोग मेघा को बहुत कोस रहे थे और कह रहे थे कि अगर तू गुड़िया को अस्पताल लेकर ना आई होती तो इतना ज्यादा खर्च भी नहीं होता और गुड़िया को अस्पताल में एडमिट भी नहीं होना पड़ता। हमारी भाग दौड़ भी बढ़ गई है। वह लोग बार बार उसे कोस रहे थे, लेकिन मेघा बस संयम से अपने पति के आने का इंतजार कर रही थी। 2 दिनों के बाद विवेक भी घबराया हुआ सा अस्पताल पहुंचा। बेटी की तबीयत के बारे में सुनकर उससे रहा नहीं गया और वह उससे मिलने के लिए चला आया था, क्योंकि उसे पता था कि यहाँ पर सब अकेले परेशान हो रहे होंगे। विवेक को देखते ही बिना किसी की परवाह किए मेघा दौड़कर उसके गले से लग गई और रोने लगी। उसे घबराया हुआ देखकर विवेक की आंखों में भी आंसू आ गए थे। वह रोते हुए कहने लगी कि अच्छा हुआ तुम आ गए, मुझे तो बड़ा डर लग रहा था। तब उसकी सास गुस्से में बोली, अरे रो तो ऐसे रही है जैसे हम यहाँ पर थे ही नहीं। हमने तेरी बेटी का ध्यान नहीं रखा क्या? 2 दिनों से कितनी भागदौड़ बढ़ गई है हमारी। फिर उसकी सास विवेक से शिकायत करते हुए बोली, देख बेटा, बहू मेरा कहना ही नहीं मानती है। मेरे मना करने के बावजूद यह पड़ोसियों के घर मदद मांगने के लिए चली गई थी। अरे अगर गुड़िया की तबीयत ज्यादा खराब होती तो हम इसे अस्पताल लेकर नहीं आ जाते क्या? बहू ने पूरे मोहल्ले में हमारी नाक कटवा दी। सब लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे। ऊपर से बहू अपने जेठ जी से भी जुबान लड़ा रही थी। विवेक कहने लगा, मेघा यह सब क्या सुन रहा हूँ मैं? क्या तुम मेरे परिवार को अपना नहीं मानती? पड़ोसियों से मदद मांगने के बजाय तुम्हें पहले घर में ही बात करनी चाहिए थी ना। तुम मुझे भी फोन कर सकती थी। मेघा हैरानी से बोली कि मैंने तुम्हें फोन लगाने की बहुत कोशिश की। गुड़िया का बुखार बढ़ता जा रहा था और मम्मी जी झूठ बोल रही है। मैंने कोई गलती नहीं की है, तुम खुद ही सुनो। इतना कहकर उसने एक ऑडियो चला दी जिसमें वह अपनी सास और जेठ जी के आगे गिड़गिड़ा रही थी। लेकिन वह लोग गुड़िया को अस्पताल लेकर जाने से मना कर रहे थे और रुपये भी नहीं दे रहे थे। विवेक के सामने सारी सच्चाई आ चुकी थी। अब तो उसकी माँ की बोलती भी बंद हो चुकी थी। विवेक समझ गया था कि उसकी पत्नी के साथ यहाँ पर क्या हो रहा था। उसने भी किसी से कुछ कहा तो नहीं, लेकिन 1 सप्ताह के बाद जब गुड़िया को अस्पताल से छुट्टी मिली और वह लोग घर आए, तब विवेक ने घर में सबको अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि अब मैं गुड़िया को और अपनी पत्नी को अपने साथ ही लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर उनकी देखभाल ठीक से नहीं हो पा रही है। मैंने सोचा था कि मेरी पत्नी और बेटी परिवार के बीच में रहेंगे तो मुझे वहां पर उनकी चिंता नहीं होगी, लेकिन आप लोग तो इन लोगों का जरा भी ध्यान नहीं रख रहे हैं। उसकी माँ उसे समझाते हुए बोली, देख बेटा, एक बार चूक हो गई, लेकिन अगली बार से ऐसा नहीं होगा। तू बहू को यहीं पर रहने दे। तुझे तो पता ही है कि बड़ी बहू भी झगड़ा करके घर छोड़कर चली गई है। तब विवेक बोल पड़ा, माँ, भाभी झगड़ा करके नहीं गई है, बल्कि आपकी हरकतों से परेशान होकर गई है। मैंने सोचा था कि मेरी पत्नी के साथ आप ठीक से रहेंगी,
लेकिन आपकी आदतों में कोई सुधार नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि अभी भी बड़ी भाभी को समझा बुझाकर घर वापस ले आओ और उनके साथ प्यार से रहो, क्योंकि भैया की जॉब भी यहीं पर है। और भैया, आप भी कब तक अकेले रहेंगे? माँ के अहंकार के कारण आप भी अपनी पत्नी और बच्चों से दूर रहने पर मजबूर हो गए हैं। आप अपनी पत्नी को मनाकर वापस ले आइए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आपको भी जोर की ठोकर लगे, तब आपकी आंख खुले। 4 दिनों के बाद विवेक अपनी पत्नी और बच्ची के साथ चला गया। अब खाली घर काट खाने को दौड़ता था। इधर विवेक की बातें सुनकर उसके भैया अनिल को भी अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था। इसलिए 1 सप्ताह के बाद वह भी पत्नी को मनाकर वापस लेकर आ गया था। बड़ी बहू और बच्चों के घर आने से वापस घर में चहल पहल बढ़ गई थी। सास को भी समझ में आ चुका था कि अगर वह बहू पर ज्यादा दबाव बनाएगी तो उन्हें अकेले ही रहना पड़ेगा और सारे घर का काम भी संभालना पड़ेगा। इसलिए अब उन्होंने भी अपने हाथ पैर समेटकर रखना शुरू कर दिया था और वह भी बहू के मामले में ज्यादा कुछ नहीं बोलती थी और ना ही बहू के ऊपर हुक्म चलाने की कोशिश करती थी। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।